हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। इस दुर्गा पूजा के पावन बेला में हम लोग अभी धातु अधातु को पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करने से पहले इस स्लाइड को हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं। हम लोग अभी ब्रह्मास्त्र का ये आज हम लोग 12th सीरीज को हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। अभी हम लोगों को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अब हम लोग यदि बीच में हिम्मत खो देंगे तो फिर हम लोग सफ़र तय नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। जो लोग कहे थे अरे तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे बस का बात ही नहीं है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तुम तेज नहीं है, तुम फलाना ढिकाना, बहुत सारा आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे आपको नीचे गिराने के लिए, लेकिन हम लोगों को उसको भी करके दिखाना है। तो बस इसी थॉट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, एकदम फुल एनर्जी के साथ आते हैं। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन ट्रू है। आते हैं, अधातुएं ना तो आघातवर्धक होती है ना ही तन्य, मतलब नॉन मेटल्स नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। मतलब क्या है सर, अधातु को हम लोग ना खींच सकते हैं ना तार में बदल सकते हैं, ये भी आपका सत्य है। आगे, अधातुओं को ना तो पतली चादरों में बदला जा सकता है ना पतले तारों में खींचा जा सकता है। अधातुओं को, वही चीज है आघातवर्धक और तन्य के बारे में ही ये उसका डिटेल्स दिया है, ये भी सही है। धातुओं को आसानी से, धातुओं किसमें धातु बोल रहा है, धातु को आसानी से पतली चादरों में बदला, मेटल्स कैन बी इजीली मेक्ड इनटू थिन शीट्स, पतले पतले शीट्स में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, किसको, मेटल्स को, ये सही है। नीचे ऑप्शन में क्या, इनमें से सभी, ये तीनों सही था, पूछा गया था कौन सा कथन सही था, तीनों सही है, लेकिन इनमें से सही है, सभी आपका होगा। सभी क्यों होगा आप समझ गए कि ऊपर का आपका ये तीनों सही है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो हम लोग सीट में बदलते हैं वो आपका दिखाया गया है। यदि एक हम लोग हैमर से यदि किसी मेटल को यदि हम लोग चोट पहुंचाते हैं, इसको मारते हैं, तो देखिए एक सीट में बदल जाता है, ये एक सीट में बदल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं आघातवर्ध्यता। इसी को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता। इसी इसको कहते हैं हम लोग मेलिएबिलिटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। मेलिएबिलिटी के कारण ही हम लोग सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, जो मेडल्स बनते हैं उसी के कारण बनते हैं। और जो हम लोग घरों में जो बिजली के तार का उपयोग करते हैं वो डक्टिलिटी के कारण होता है, मतलब हम उसको तार खींचते हैं। आगे आते हैं, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का चालक है जो कार्बन का अपर रूप है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द, थोड़ा देखिएगा इसको, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज और आपका कंडीशन दिया हुआ है कि विच इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का वो एलोट्रॉप होना चाहिए, कार्बन का अपर रूप होना चाहिए। कार्बन का अपर रूप आप पढ़े थे, हीरा, ग्रेफाइट, आगे फुलेरिन भी आएगा। हम लोग कार्बन चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बृहद डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस पे देखते हैं कि इसमें कार्बन का अपर रूप कौन है। तो कॉपर आपका कार्बन का अपर रूप नहीं है, ये आपका होगा नहीं। लोहा आपका नहीं है। चांदी आपका, ये कार्बन का अपर रूप है नहीं। कार्बन का अपर रूप यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया हुआ, ग्रेफाइट, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। हमको कुछ में देखना ही नहीं है आप आपका कंडक्टर है या नहीं है, हमको उतना ध्यान नहीं देना। इसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आगे ही लिख दिया है कि इसमें वो आपका कार्बन का एलोट्रॉप्स है, बस हमको मार दिया। बाकी होना नहीं होना कंफ्यूजन कब होता है, जब यहाँ पर हम लोग आगे में हीरा को भी डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों कार्बन का अपर रूप। अब आपको जानना पड़ता है कि कौन आपका कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कौन कंडक्टर है। आप जो जानते हैं, तो ग्रेफाइट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये विद्युत को चालन करता है, ये आपका ऑप्शन है। कॉपर जानते हैं कि हम लोग बिजली के तारों में इसका उपयोग करते हैं। लोहा का पता है आप लोगों को, हम लोग गाड़ियों में, वाहनों में, बड़े बड़े फैक्ट्री में लोहा का उपयोग करते हैं। चांदी का हम लोग आभूषण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ये हो गया। देखिए आपका ये आपका एक पेंसिल आपका इस इमेज में दिखाया गया है, ये जो ग्रेफाइट, यही आपको ग्रेफाइट होता है, ये आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है। आगे आते हैं, अधातु की अवस्था होती है, जो नॉन मेटल का जो स्टेट होता है, किस किस स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग मेटल में क्या पढ़े थे कि मेटल जो नॉर्मली यूजुअली आपका पाया जाता है किसमें सर, ठोस अवस्था में पाया जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में। तो सर ये जो आपका नॉन मेटल इस किस फॉर्म में पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है। तो ये नॉन मेटल होते हैं वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस में। सर ठोस में कौन पाया, जैसे आयोडीन देख लीजिए, कार्बन देख लीजिए, ये आपको ठोस अवस्था में पाया जाता है। सर द्रव में कौन सा पाया जाता है, द्रव में आपको बताया था कि ब्रोमीन पाया जाता है। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और गैस में आप ऑक्सीजन जान लीजिए कि सर अच्छा सर, तो आप तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की जो अवस्था होती है, द स्टेट होती है किसकी, नॉन मेटल की, इनमें से सभी, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है, विच नॉन मेटल इज शाइनी। धातु तो मेटल जो होता है वो शाइनी होता है, लेकिन नॉन मेटल शाइनी नहीं होता है, नॉन मेटल शाइनी नहीं होता है, लेकिन उसमें से एक एक्सेप्शन है। तो कौन है सर जो अधातु ऐसा है जो चमकदार होती है, तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी होता है।
आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी होता है, तो ये आपका यह हो गया। सोना का उपयोग कहाँ करते हैं, हम लोग बताए थे अभी आपको, इसको हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं, ऑर्नामेंट्स में इसका उपयोग करते हैं, ये आपका होगा नहीं। चांदी का ये बताए थे हम लोग कि सर सोना और चांदी का सर और कहीं उपयोग करते हैं हम लोग, मेडल जो देते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जैसे ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो उसका उपयोग होता है। फास्फोरस आपका धातु है, लेकिन ये क्या है, चमकदार नहीं, तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। आगे आते हैं कि निम्न में से कौन सी धातुएं, मतलब कौन सा मेटल हथेली पाम पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा मतलब मेल्ट हो जाएगा। और लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स व्हेन केप्ट इन पाम, जिसको हथेली पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन पे, पारा एंड सीजियम। एक्चुअली में क्या है कि आप गैलियम और सीजियम का यदि आप गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जानिएगा, तो जो आपका गैलियम का है ना, जो आपका गैलियम का है, आपको पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, और आपका 28 डिग्री सेल्सियस है, और जो आपका सीजियम का है वो 30 डिग्री सेल्सियस है अप्रॉक्स। तो सर ये तो हमारे शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 28 डिग्री सेल्सियस सर। तो सर ये और 28 डिग्री में सर, तो ये तो आपका 28 में पिघल जाएगा हमारे शरीर पे जैसे टच होगा। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हम डालेंगे, ये 28 में है, 28 में जैसे ही आएगा, 28 इसका है, हमारे शरीर पे आएगा तो हमको हीट लेगा। हीट क्यों सर, मेरे पास ज़्यादा है, और जब ज़्यादा हीट होता है तो क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं कि ज़्यादा हीट से कम हीट की ओर उष्मा का स्थानांतरण होता है, तो मतलब ट्रांसफर हो जाएगा सर। ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा सर कि 28 से 29 उसमें पहुंचेगा, किस पे, गैलियम पे, सीजियम पे, 29 30 क्या हो जाएगा, ये फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा सर, तो इसीलिए सर गैलियम और सीजियम को हथेली पे रखते हैं तो यहाँ आपका लिक्विड फॉर्म में आया था। हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में आया था। तो सर यहाँ पर सीजियम है, ये तो टिक आउट कीजिए, ये तो सही है। लेकिन आपका आगे में दे दिया है मरकरी, पारा दे दिया है। तो पारा क्या होता है, पारा ऑलरेडी कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हथेली में रखने की जरूरत नहीं, वैसे ही आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा वैसे ही। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पाम में रखने पे, हथेली पे रखने पे वो पिघले, हथेली पे। अब यदि हम लोग मरकरी को हथेली पे रखेंगे वो पिघलेगा, वो तो ऑलरेडी पिघला हुआ है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, पारा के कारण। यहाँ पर ही पारा, इसके कारण होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर गैलियम था, गैलियम एंड सीजियम दोनों होते हैं, लेकिन इसके साथ पारा लगा होता, आपको होगा नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ आपका सीजियम एंड गैलियम। अब इसमें ब्रोमीन और पारा, आप जानते हैं पारा है क्या सर, पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वही एक्सेप्शन वाला। तो सर सभी धातु तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, नहीं, सभी धातु लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। सिर्फ एक ही धातु जो है, एक ही मेटल है जो आपका मरकरी है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन आपको बताए थे, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, याद रखिएगा ये सब। इसलिए हम लोगों ने इसको एक्सेप्शन चीज को डाला है कि आपको एक क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग, बहुत सारा पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर पाए, कि आपका एग्जाम में एक ही स्लाइड को देख के आप बहुत सारा क्वेश्चन को कवर कर पाए। प्राय जो मेटल्स होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, प्राय जो मेटल्स होते हैं, मतलब सर आपको जो नॉर्मल जो धातु होता है, जैसे कि आप एक उदाहरण दे दिए सर, जैसे कि ये लिथियम है, ये जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है सर, LiOH, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा सर, तो धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है, यस सर। और कोई उदाहरण, ये आपका पोटेशियम है, किससे अभिक्रिया किया, जल से, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अच्छा सर, तब हम लोग समझें कि कोई भी धातु, मतलब नॉर्मली मेटल से जब रिएक्ट करता है, किससे, वाटर से, पानी से, तो इसका मतलब सर उसका हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटोलिक हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाँ, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हम लोग देखना है इसको कि क्या है, तो धातु का हाइड्रोक्साइड, हाँ धातु हाइड्रोक्साइड तो बनाता है रियल में, जो प्राय जो मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं आपका वाटर से, तो ये सही है। हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है। अब सर ये तो सिर्फ आपका धातु का हाइड्रोक्साइड लिखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी होना चाहिए था, ये हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मेटोलिक हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा हुआ, तो ये आपको होगा नहीं। यहाँ पर देखिए ए एवं बी दोनों दिया हुआ है, मतलब हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक फर्स्ट हाफ में किया। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ठंडे जल से, कोल्ड वाटर से जो रिएक्ट नहीं करती है, विच मेटल डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो आपका सोडियम दिया हुआ है, पोटासियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, और मैग्नीशियम दिया हुआ है। आपका जो ऊपर का जो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये तीनों जो मेटल्स है, ये ठंडे जल से रिएक्ट करती है, ठंडे जल से रिएक्ट करती है। लेकिन जो मैग्नीशियम है, जो आपका मैग्नीशियम है, जिसका परमाणु संख्या आपका 12 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, इसका ये जो आपका ठंडे जल से रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, ये ठंडे जल से रिएक्ट नहीं करती। किससे करती है सर, ये गर्म जल से करती है। किससे करती है, ये आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करती है, याद रखिएगा, हॉट वाटर से आपका जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करती है। हम लोग पिछले वीडियो में आप देखिएगा, ब्रह्मास्त्र का 11th पार्ट, उसमें इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। इस प्रकार ये आपका तीनों ऑप्शन होगा नहीं, और आपका ये लास्ट ऑप्शन होगा।
आगे आते हैं कि धातुओं के संबंध में रिलेटेड टू मेटल निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। पढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है, उसके बाद हम लोग करते जाएंगे। प्रायः धातुएं चमकदार होती है, मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मतलब ये सही है। प्रायः धातुएं आपका मेलिएबिलिटी एवं डक्टिलिटी ये दोनों का गुण पाया जाता है, मतलब आघात वर्धेय भी होता है और तन्य भी होता है, मतलब ये भी सही है। प्रायः धातुएं कुचालक होती है, सर यही तो गलत है। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब ये वाला आपका सर गलत है। धातुओं का जो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, मतलब सर मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यस। मेटल का जो होता है नॉर्मल आपका मेटल का आपका मतलब नॉर्मली आप गैलियम और सीजियम का पकड़ लिए वो तो अपवाद में आपका आता है, तो ये आपका मतलब सर ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, मतलब ये आपका गलत है। तो हम लोग किस में जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे टिक आउट करके जाएंगे। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को क्लियर किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, कौन सा मेटल धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विच मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने आपको बताया था पीछे वीडियो में, एकदम इजी क्वेश्चन था आपका। ये क्या होता है सर, आपका सिल्वर, आपका चांदी। सोना का उपयोग बताए थे हम लोग, सोना को दिखाते हैं किससे, एयू से। एयू से क्यों दिखाते हैं, इसका लैटिन नाम है ऑरम। ये आपका आयरन है, आयरन को दिखाते हैं किससे, एफी से। इसका उपयोग हम लोग बताए थे कि सर उद्योगों में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, गाड़ियों को बनाने में होता है, सर बहुत सारा चीज़ इसका उपयोग होता है, हम लोग जानते हैं सर। इसका एफी से दिखाते हैं, क्यों सर, इसका नाम होता है फेरम, फेरम से आया है एफी। ये आपका मरकरी है, मरकरी को मरकरी का उपयोग सर यही है कि आपका जो मेटल है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को क्लियर किया। ये आप देखिए, ये आपका चांदी है यही, और देखिए ये सोना, इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग भाषा आम बोलचाल की भाषा में सोना का बिस्कुट, हम चांदी का बिस्कुट। हालांकि ये आप तो देखे ही होंगे, आप बहुत सारे मूवी में देखे होंगे जब सोना का तस्करी होता है। अभिषेक बच्चन का एक मूवी है, आप कमेंट करके बताइए कौन सा मूवी है जिसमें ये चोरी होता है सोना का, और उसमें फिर उसमें कार बन जाता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर आपने तो बताया था कि जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। लेकिन क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा आपका, आप सीसा। सीसा एक ऐसा मेटल है जो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एल्युमिनियम का उपयोग आपको बताए थे, एल्युमिनियम का उपयोग सर हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं सर, भोजन को लपेटने में करते हैं। ये आपका एल्युमिनियम हो गया, आपका ऑप्शन होगा नहीं, पारा आपका होगा नहीं, इनमें से डी आपका होगा नहीं। सर शीशा आपका ये एक बेड कंडक्टर होता है। हाँ सर, कैसे जानेंगे, आप एक शीशा का तार ले लीजिए, मतलब लेड का, इधर आप बल्ब जलाइए, इधर आप कनेक्ट कर दीजिए बैटरी के साथ, तब एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एकदम आप परिपथ बना दीजिए। जब आपके पूरा सर्किट बना दीजिएगा, स्विच ऑन कीजिएगा, जलेगा नहीं, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि शीशा आपका जो है, शीशा जो आपका है वो विद्युत का क्या है, बेड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर। आगे आते हैं, आपका जो भू परपट्टी अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में सर, अच्छा मोस्ट एबंडेंट जो पाए जाने वाला जो धातु है, जो मेटल है, वो आपका क्या है, सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला धातु है वो आपका एल्युमिनियम है, वो आपका क्या है, एल्यूमिनियम। और सबसे सर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या है, वो आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ये जनरली 46% के आसपास पाया जाता है। तो ये आपका ऑक्सीजन जो ये आपका है, ये आपका नॉन मेटल है। नॉन मेटल पूछता तो ये सही रहता कि जो सबसे अधिक मात्रा में जो कौन सा धातु पाई जाती है, तो आपका ऑक्सीजन है। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। सोना का आपको बता चुके हैं पीछे में। लिथियम वही है सर जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातुएं होती है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला जो भू परपट्टी में पूछा जा रहा है, भू परपट्टी में अर्थ क्रस्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आगे आते हैं, भू परपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में अधातु। अधातु अभी जस्ट आपको बताएं क्या सर, ऑक्सीजन। ये ब्रोमीन क्या है सर, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या है सर, नाइट्रोजन एक ऐसा धातु है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा सर, 78% वाला बोल रहे हैं क्या, यस यही है। फास्फोरस आप जान ही रहे हैं कि आपका होगा नहीं। आगे आते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है। धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, सर ये वाला समझ नहीं पाए ग्रहण करना। जिससे कि आपको एक उदाहरण देते हैं, सोडियम। सोडियम का आपका परमाणु संख्या होता है 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपका पहला में K, ये L और ये M, 2 8 एक है। इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब याद रखिएगा, कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो क्या चाहता है कि हम जो अपने सामने का जो इनर्ट गैस, नोबल गैस का जो स्ट्रक्चर उसको प्राप्त करना चाहता है। मतलब अक्रिय गैस का जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस तरह प्राप्त करना चाहता है। अक्रिय गैस का सर होता है क्या, अक्रिय गैस आपको जैसे कि हीलियम, हीलियम का भाइटम कोश में कितना होता है, 2। सर और कुछ बताइए, नियॉन, नियॉन में क्या होता है, 2 8। अच्छा सर,
और कुछ आप बता दीजिए। एक होता तो आप 18 होता है आर्गन का, 2 8 8, इसमें 2 8 8, इसमें क्या देखें कि बाह्यतम कोष पूरा तरह फुल फिल है। सबसे बाहर ये आपका के कोष है, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एल कोष में कितना रहता है 8, उस तरह करके हम लोग देखते हैं। तो बाह्यतम कोष से सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें सर तो पूरा फुल फिल है। अच्छा, जो जिसका फुलफिल रहेगा उसको हम लोग इनर्ट गैस स्ट्रक्चर बोलेंगे, वैसे को इनर्ट गैस बोलेंगे जो पूरा फुलफिल रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन से। इसका तो फुलफिल नहीं है बाहर कोष में। बाहर कोष में तो सबसे इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट सेल में 8 होना चाहिए, है कितना 1। अब क्या चाहेगा बाहर में 8 हो जाए, बाहर में कितना 8 हो जाए, तो बाहर में 8 हो जाने क्या करेगा ये, या तो इसको 7 चाहिए, या तो इसको 7 चाहिए, या तो ये 1 दे देगा। अब आप बताइए कि 7 देना आसान, 7 लेना आसान है या 1 देना आसान है? 1 देना आसान है, 1 दे देगा। जब ये 1 दे देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका दान कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, डोनेट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन दान कर देगा इसके पास क्या बच जाएगा, 2 और 8, ये स्ट्रक्चर इसको मिल जाएगा। जब ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो इसका सामने का जो इनर्ट गैस है, सामने का इनर्ट गैस कौन, आपका नियॉन है, जिसका प्रोटॉन संख्या कितना 10 होता है। देखिए 2 8 है क्या नहीं, और इसका भी देखिए 2 8 हुआ क्या नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन को देने के बाद उसका स्ट्रक्चर को ये प्राप्त कर लिया। जब उसका स्ट्रक्चर को ये प्राप्त कर लिया, इसी को प्राप्त करना चाहता है। प्राप्त करने के बाद ये क्या होता है, स्टेबल रहता है। क्योंकि कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो अपने आप को चाहता है कि स्टेबल करना, अपने आप को चाहता है वो स्टेबल करना, कि ना वो मतलब ज़्यादा अभिक्रियाशील ना रहे, सर वो ज़्यादा रिएक्शन करने लगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा यौगिक बनाने लगेगा, बहुत सारे कंपाउंड बनाने लगेंगे। वो चाहेगा कि हम अस्थायी रहे, स्टेबल रहे। यही कारण है कि वो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करते हैं, मेटल आपका मतलब इलेक्ट्रॉन या तो दे देंगे या तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो गेन करेंगे, और डिपेंड करता है वो मेटल है या नॉन मेटल है। मेटल रहेगा तो लूज कर देगा, नॉन मेटल रहेगा तो गेन कर लेगा, मतलब ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि क्यों करता है, मैंने आपको बताया। जब ये कर देगा सर तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन पूछा जाएगा। तो प्रोटॉन शुरू में कितना था, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब एक को इलेक्ट्रॉन दे दिया लेकिन प्रोटॉन तो नहीं दिया ना। जब प्रोटॉन नहीं दिया तो प्रोटॉन कितना हो गया आपका, तो प्रोटॉन आपका टोटल 11 ही। प्रोटॉन क्या हो गया 11, इलेक्ट्रॉन कितना 10, मतलब नेगेटिव चार्ज कितना कम हो गया, और पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 1 बेसी हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज 1 बेसी हो गया तो 1 प्लस लिख दिया। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन 1 दे देता है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन का दान डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर में 1 प्लस चार्ज रहता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 1 प्रोटॉन की अधिकता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। कैसे सर, आपको अभी समझाएं तो सर ये दे दिया इसलिए आपका Na प्लस हो गया। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम आयन। और जो आपका शुरू में जो Na आपका लिखा हुआ था वो आपका सोडियम परमाणु था। क्या था, सोडियम एटम था, और ये आपका सोडियम आयन है। ये आप समझ गए, दोनों में फर्क समझ गए। तो धातु क्या करता है, धातु जनरली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। ये ग्रहण कौन करते हैं, नॉन मेटल। आपको एक उदाहरण देते हैं नॉन मेटल के, जैसे ऑक्सीजन, ये आपका, या क्लोरीन समझ लीजिए। क्लोरीन कितना होता है, परमाणु संख्या 17, एटॉमिक नंबर कितना 17 होता है। तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 7। अब जब 7 है तो आप ये बताइए कि यहाँ बाहर कोष में ये 8 चाहेगा कि 8 हो जाए, ऑक्टेट इसको पूरा करने के लिए। इसको क्या चाहिए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन ये दे दे। तो आप बताइए 7 देना आसान है, 1 लेना आसान है? 1 लेना आसान है, इसलिए 1 ले लेगा। जब 1 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 8। सर 2 8 8 हो जाएगा, यस। तो सर आप अभी बताइए कि जब 17 था तो इलेक्ट्रॉन कितना था, 17, प्रोटॉन कितना था, 17। ये आप कैसे बोल रहे हैं, परमाणु जो एटम होता है वो आपका विद्युतता उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर होता है तो वो क्या होता है सर, न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर में सर ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो उदासीन नहीं रहता। या तो वो धनात्मक हो जाएगा या तो ऋणात्मक हो जाएगा, डिपेंड करेगा कोई मेटल है या नॉन मेटल है। यदि नॉन मेटल है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसे नेगेटिव हो जाएगा सर, आप बताइए कि इसमें 17 था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18, प्रोटॉन कितना हो गया 17। अब इनबैलेंस हो गया। जब इनबैलेंस हो गया तो ये आपका न्यूट्रल रहेगा नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यस, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, इसलिए क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। यही इलेक्ट्रॉन है माइनस। इसमें प्लस का है कि ये दे दिया था, कितना दिया था, 1 दिया था। जब 1 दिया था तो 1 काहे सर, आपको अभी समझाए। ये काहे सर, ये आपको अभी समझाए। ये देखिए, ये आपका नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेके पूरा किया। ये आपका मेटल है, क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया था। अच्छा सर, तो ये आपका धातु इलेक्ट्रॉन को ये गेन करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, ग्रहण नहीं करते, वो दान करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ये सही है। ये ऑप्शन आपका गलत है। अधातु मतलब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ देखिए
ग्रहण करता है, मतलब ये ऑप्शन सही है। बी और सी आपको देखिए, बी और सी इसमें आपका ये ऑप्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। धातुओं के बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट सेल में कितने आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं मेटल कुछ उदाहरण लेते हैं। मेटल सर कुछ उदाहरण लेंगे सर। लिथियम, चलिए लिथियम। लिथियम का सर आपको एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा। अब एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर आपका 3 होता है। जब 3 होता है तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 1। सर सोडियम का लीजिए तो सर, चलिए सोडियम कितना होता है? 11। कितना हो जाएगा? 2, 8, 1। सर मैग्नीशियम को लीजिए 12, तो 2, 8, 2। सर एल्युमिनियम को लीजिए 13 होता है, 2, 8, 3। अच्छा सर, अब हमको समझ में आया। मतलब बाहर का कोष में आपका, ठीक है। तो बेरिलियम लीजिए, तो बेरिलियम लीजिए, तो बेरिलियम कितना होता है? परमाणु संख्या याद कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितना हो गया? 4। तो परमाणु संख्या आपका 4। पहला घर में 2, दूसरा घर में 2। तो सर बाहर में तो 1, 2 और 3 ही मिल रहा है। इसका मतलब सर मेटल का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 होगा। यस, जनरली 1, 2 एंड 3 होता है। ये हम लोग ऑप्शन सी के साथ गए। सर एक कार्बन का लीजिए ना। कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन जो है ना वो आपका नॉन मेटल है। इसका आपका जो एटॉमिक नंबर है कितना? 6 है। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या जगह? पहला घर में 2, दूसरा घर में 4। अच्छा सर, तो नॉन मेटल मतलब बाहर में 4। नॉन मेटल का आपका जनरली 4, 5, 6 रहता है। अभी आपको मेटल के बारे में पूछा गया था 1, 2, 3। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आगे आते हैं कि ये आपका सोडियम है, जब जल से अभिक्रिया करता है। सोडियम जब रिएक्ट विद आपका वाटर, ये आपका 2 बार हो गया है, सॉरी। ये जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि क्या बनाएगा सर? तो कोई भी जब मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका मेटोलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। अब आपको जानना है कि इसमें से सब, तो सर यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन गैस है। अब इसमें से कौन सा होगा? ये आपका होगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ऑक्सीजन है, आपका होगा। ये दोनों में सबको देखना है। आप एकदम सिंपल सा देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो बायां में टोटल हो गया 4। इधर भी कितना होना चाहिए? 4। यहाँ ऑलरेडी कितना है? शुरू से 2 होना कितना चाहिए? और सिर्फ 2। H2 हमको देखना है, सिर्फ H2 ऑप्शन, ये सी। अब इसको यदि ले लेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 और इधर आपका 2, 6 इनबैलेंस हो जाएगा, आपका होगा ही नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। उभयधर धर्मी ऑक्साइड के बारे में लिखेंगे तो कौन सा कथन साहित्य है? मतलब क्या होगा सर? एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं सर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो आपको पीछे वीडियो में बताए थे, जो आपका एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और बेसिक दोनों, अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों बताएं वैसे ऑक्साइड, इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। सर एक दो उदाहरण बताइए। हम आपको इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आपको इसके बारे में हम बताए थे कि सर ये सब जो होते हैं ना, और भी होते हैं जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जो क्षार से यदि आपका जो बेसिक से रिएक्ट करेगा तो अब ये आपका अम्ल से व्यवहार करेगा, और यदि एसिड से भी क्रिया करेगा तो आपको क्षारीय से व्यवहार करेगा। मतलब दोनों का गुण दिखाएगा एज रिक्वायर्ड, उसका कहाँ पर वो इससे रिएक्ट कर रहा है, उसका हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड अच्छा सर, मतलब ये अम्लीयता का भी गुण दिखाएगा और क्षारीयता का गुण दिखाएगा। हाँ, अम्लीयता का भी गुण दिखाएगा और क्षारीयता का गुण दिखाएगा। लेकिन सर जनरली तो हम लोग धातु के ऑक्साइड में क्या पढ़े? धातु की जो ऑक्साइड जनरली होता है वो होता है क्षारीय, बेसिक उसका होता है। लेकिन सर यदि आपका अधातुक ऑक्साइड बोलेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये अधातुक ऑक्साइड क्या होता है? ये होता है जनरली अम्लीय होता है। यदि सामान्यतः पूछा जाए तो ये आपका अम्लीय होता है। लेकिन यदि ऐसे पूछा जाएगा अधातुक ऑक्साइड होता है तो आपका अम्लीय भी होता है, उदासीन भी होता है, दोनों। लेकिन प्रायः ज़्यादातर मात्रा में क्या होता है? अधातुक ऑक्साइड आपका अम्लीय स्वभाव दिखाता है, अम्लीय बिहेव दिखाता है। ऐसे उसका जो बिहेवियर होता है वो एसिडिक होता है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन कि कौन सा कथन पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट इज आपका करेक्ट, मतलब सही बता रहा है। देखते हैं, ये ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करती है, अम्ल के साथ करता ही करता है। ये ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करता ही करता है, दोनों के साथ करता है। मतलब ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। हम लोग इस साथ चले गए। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का गुण प्रदर्शित करता है? कौन? तो आपका Fe2O3 है नहीं, Al2O3 आपको अभी पीछे वीडियो में बताए थे। मैग्नीशियम ऑक्साइड है नहीं, कॉपर ऑक्साइड है। याद कीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या सर? सफेद चूर्ण व्हाइट करके पाउडर देता है, और ज्वाला भी आपका जो उसका लो भी निकलता है, फ्लेम भी निकलता है, वो आपका व्हाइट ही निकलता है, इसको भूलिएगा नहीं। ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, ये आप लोग तीनों होगा नहीं, एक ऑप्शन आपका होगा। आगे आते हैं हम लोग, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा सर, अभी तो आपको बताया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा? उभयधर्मी ऑक्साइड किससे भी क्रिया किया? अम्ल। अच्छा, यहाँ अम्ल, इसका मतलब ये क्षार हो जाएगा। हाँ, जब ये अम्ल तो यहाँ पे क्षार का गुण दिखाएगा। अम्ल और क्षार क्या बताएगा? लवण और जल, तो जल बन गया। अब हमको साल्ट बनाना है, यहाँ पर एक्स की जगह में क्या होगा? ये एक्स आपको दिखा रहा है, यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या होगा? तो अब हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पर क्या बनेगा सर। तो ये आपका क्या हो गया? देखिए एकदम सिंपल समझिए, ये आपका क्लोराइड और ये आपका एल्युमिनियम, ये दोनों रिएक्ट कर लेगा। ये आपका एल्युमिनियम, ये आपका क्लोरीन,
जो एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो 3 और क्लोरीन का 1 होता है, क्रॉस होता है, क्लास 9 आपको समझाएंगे। तो क्या बन गया Al गुना 1 Al और Cl इंटू 3, क्या बन गया Cl3। अब हम लोग को देखना है AlCl3 कहाँ पर है। तो सर AlCl3 यहाँ भी है, AlCl3 यहाँ भी, AlCl3 यहाँ भी, AlCl यहाँ। अब तो सर कंफ्यूज हो गए, अब करेंगे क्या। अब आपको देखना है बैलेंस वाला। बैलेंस वाला में क्या है सर, यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है 6, क्लोरीन कितना है 6, इधर क्या है, यहाँ क्लोरीन आपको 6 करना है। क्लोरीन 6 कहाँ से हो जाएगा बताइए, 3 4 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3, मतलब हम 3 दूनी 6, ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। 2AlCl3 के साथ हम लोग जाएंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जिंक ऑक्साइड, सर ये भी तो होता है सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये क्या है, ये क्षार है, ये क्या है, ये क्षार है, आपका डबल बार लिखा गया है, तो ये आपका क्षार है। तो क्या करेंगे सर, तो आपका ये आपका क्षार, ये आपका धातु ऑक्साइड, तो ये आपका अम्ल वाला बिहेव करेगा, एसिडिक। तो अम्ल और क्षार, लवण प्लस जल, ये आपका क्या है, ये आपको हम लोग बोलेंगे सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम जिंकेट, एकदम भूलिएगा नहीं, बहुत बार पूछा गया है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2Zn O2। और सर ये एक्स के जगह में क्या बनेगा, ये पूछा गया है, एक्स के जगह में क्या बनेगा। तो आपका ये अम्ल, ये आपका क्षार, तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है। लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। अब डिपेंड करता है कितना जल बनेगा, यहाँ पर चारों ऑप्शन में जल है। आप देखिए यहाँ पर जल में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2। आगे इसका देख लीजिए तब समझ में आएगा। आपका H2 कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर आपका है क्या H नहीं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना 2 होना चाहिए। H2O कहाँ पर आपका, ये ऑप्शन आपका सही है। सर ये आप कैसे समझ लिए, अरे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 6, यहाँ कितना 8, 8 कहाँ से बनेगा, ये देखिए ना आपको आगे ही बैलेंस करके दे रहा है, आगे ही गुना करके दे रहा है, मतलब बैलेंस करके देख रहा है। तो हम लोग H2O पे जाएंगे, ये आपका ऑप्शन 19 नंबर का राइट हो गया, कि सी नंबर। आगे आते हैं हम लोग 20 नंबर में। धातु का ऑक्साइड आमतौर पे क्या होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया, धातु का ऑक्साइड आमतौर पे आपका बेसिक फॉर्म में होता है। ये हो गया, उभयधर्मी आपको समझाए, अम्लीय आपको समझाए। आगे, अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसी होती है, अधातुओं का ऑक्साइड आमतौर पर कैसी होती है। तो नॉन मेटल्स और ऑक्साइड क्या बताया, देखें यदि आपको जनरल पूछा जाएगा कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अम्लीय और उदासीन दोनों होते हैं, लेकिन आमतौर पर मतलब यूजुअली पूछा जा रहा है, तो मतलब जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपका किस टाइप का होता है, तो आपका होता है अम्लीय। तो आपका ऑप्शन आप क्या क्या होगा, अम्लीय आपका होगा नहीं, क्या है ये, तो सर मेटल वाला होता है, कि सर मेटोलिक जो ऑक्साइड होता है ना, जो मेटोलिक जो ऑक्साइड होता है वो होता है क्या सर, बेसिक फॉर्म में होता है। और आपका इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि आंसर क्या होगा। गर्म जल की टंकी के निर्माण में किस हिसाब से पूरे, याद रखिए गर्म जल का टंकी के निर्माण में कभी भी आप लोहा का उपयोग नहीं कर सकते, कभी भी इस्पात का नहीं। कहा है सर, ये इस्पात और जो लोहा है ना, ये जो गर्म जल से निकलने वाली भाप है, भाप से रिएक्ट करके आपका जो पीने लायक जो जल है वो आपको खराब कर देगा। आपका ये इस्पात आपका होगा नहीं, ये आपका इस्पात ये लोहा होगा नहीं। हम लोग तांबा को उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबा गर्म जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। आगे आते हैं, कौन सा कथन असत्य, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन देखते हैं। धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, गर्म जल से भी करती है, भाप से भी करती है, इन तीनों परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जनरली क्या है, इसमें कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है, समझिएगा बात को, हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिर इसको हम लोग करते जाएंगे। कि जो धातुएं होता है ना, नॉर्मली यहाँ पर प्राय लगा हुआ है कि प्राय धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, सही है। प्राय धातुएं गर्म जल से अभिक्रिया करती है, कोई कोई भाप से भी क्रिया करती है, इसका मतलब यही है कोई कोई भाप से भी क्रिया करती है। इन तीनों परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये आपका क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन बताएगा, मतलब ये सही है। आगे हम लोग इसको पढ़ाए हैं, देखिए धातुएं प्राय अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है। हम बताए थे धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन आप लोग बताए थे, क्या देता है, लवण में हाइड्रोजन गैस, लवण में हाइड्रोजन गैस देता है। ये आपका ऑप्शन सही है। आगे आते हैं, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अधातुएं जो होते हैं ना जनरली जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जनरल कंडीशन में ये आपका अभिक्रिया नहीं करता, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। आगे आते हैं, अधातुएं हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके विद्युत संयोजन यौगिक बनाता है, यहीं पर गलत हो गया। क्यों सर, आपका अधातु हो गया इधर नॉन मेटल, और आपका हाइड्रोजन भी हो गया आपका नॉन मेटल, और नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करके कभी भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड्स नहीं बनाएगा। सर तो क्या बनाएगा, अरे इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड्स क्या बनता है कि पहला आपका मेटल होना चाहिए, दूसरा आपका नॉन मेटल होना चाहिए, और जब दोनों से मिलके जब कंपाउंड बनता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड। सर इसमें होता है क्या, वही वाला, इलेक्ट्रॉन एक देता है, एक आदमी इलेक्ट्रॉन लेता है, लेना और देना लगा रहता है, और उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, और उसका उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड।
ये सर तो इसके बारे में कुछ और बताइए, मैं आगे आपको आगे आते हैं वीडियो पे, हो सकता है कि उस पर आपको क्वेश्चन मिले, या फिर आपका अगला जो चैप्टर आएगा, अगला जो स्लाइड आएगा उसमें हम लोग आपका सहसंयोजी यौगिक और विद्युत संयोजी यौगिक हम लोग दोनों पढ़ेंगे, कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इस पर देरी नहीं करते हैं। ये आपका ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन आपका डी गलत हो गया। हम लोग कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी। मतलब क्या, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन आपका डी गलत है। आगे आते हैं, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा बताया था कि सोडियम का ले लीजिए और किसका ले लीजिए, क्लोरीन का ले लीजिए, दोनों रिएक्ट कर क्या बनाता है? लिथियम का ले लीजिए, इसका ले लीजिए, क्लोरीन का ले लीजिए। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों रिएक्ट करके जो अभी यौगिक बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं आपको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आपका सर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट कहीं पर नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का दूसरा नाम है आयनिक कंपाउंड। आयनिक सर क्यों नाम देते? आपको बताए थे कि इसमें प्लस बना था, इसमें माइनस बना था, अब ये आयन बन गया, ये आयन बन गया, इससे जो कंपाउंड बना उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। सहसंयोजी क्यों नहीं बनेगा? मैंने आपको बताया जैसे कि सी और ये O2, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, और दोनों मिलकर जो बनाएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये मेटल और नॉन मेटल के बारे में बोला गया था। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। हम लोग इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव पे हैं और 4 क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि किसी प्रकार का इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने का। और हम लोग आप लोग को बताए थे कि हम लोग मेटल और नॉन मेटल का जो बहुत सारा चेंज रहेगा। चेंज क्या था कि हम लोग अभी टोटल हिंदी या इंग्लिश दोनों में लाए हैं, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों। और क्या है सर, कहीं कहीं हम लोग इमेज भी इंसर्ट किए हैं। और जो क्वेश्चन जो हम लोग जो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, कोशिश कर रहे हैं हम लोग अभी वो कम करने का। आने वाले टाइम हो सकता है कि 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग ज़्यादा मन लगा रहेगा, पार्ट आपका बढ़ जाएगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6। कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको कोई बुक में नहीं मिले, कोई आपको और भी दूसरा चीज़ में आपको पढ़ने का जरूरत ना पड़े। आप एक चीज़ को देख के आप कंप्लीट करके आप जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। हम लोग को कोशिश वही है, धीरे धीरे हम लोग सुधार कर रहे हैं। बस आप लोग ढेर सारा प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को कमेंट आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ अभिक्रिया करती है, आप देखिए कौन सा अभिक्रिया करता है। आपका एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों करता है। हम लोग आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, आप उसको देख सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताए थे। यह आपका जो एल्युमिनियम है, आपका जो आयरन है और आपका ये जिंक है, सर ये तीनों रिएक्ट करता है। हाँ, ये तीनों क्या करता है, आपका जो वेपर है, आपका जो स्टीम है, स्टीम से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तीन में से आपका सभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? पेट में। तो ये अम्ल और ये धातु अभी क्या करता है, क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस बताए थे। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम लोग चले गए। आगे आते हैं, ये सब सल्फर है, ये क्या है? H2 है। अच्छा सर, तो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। तो ये सर, ये तो आप बताए थे कि जब दोनों नॉन मेटल करके कोई यौगिक बना तो उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। उसको फिर क्या बोलेंगे सर? उसको हिंदी से क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो सहसंयोजी यौगिक हो गया। ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं। बताया था इसके बारे में अभी पीछे वीडियो में, पीछे का ही क्वेश्चन पे। पोटासियम ऑक्साइड, अच्छा पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित में किसमें घुल कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है? अच्छा सर, पोटेशियम ऑक्साइड, अच्छा ओ, और किसमें घुलकर, मतलब ये K2O किसमें घुलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मतलब KOH बनाता है। आप ही बताइए क्या होगा, आप ही बताइए क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड बनाएगा? मैंने आपको बताया था कोई भी मेटेलिक आपका जो ऑक्साइड या मेटल कंपाउंड हो, मेटल हो, वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है सर? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या आ गया? वाटर। ये हो गया। केरोसिन में तो डुबा के रखते हैं हम लोग। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा सर, ये जिंक और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बीच की अभिक्रिया में से कौन सी गैस निकलती है? सर हमको नहीं पता है। ये धातु, ये अम्ल, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस ऑप्शन को चले गए, एकदम सिंपल सा था कि सर इसमें क्या था। आगे आते हैं हम लोग कि खाद्य पदार्थों में के डिब्बों में, खाना वाला जो डिब्बा होता है सर, उसमें हम लोग जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। आप कभी देखिएगा मटर वटर खरीदने जाएगा या कोई भी खाने का जो डब्बा होता है, हम देखिए टीना का डब्बा रहता है, उसमें जो होता है ना आपका जिंक का लेप नहीं रहता है, जिंक का कोटिंग नहीं रहता है। आपका किसका कोटिंग रहता है? टीन का। कारण क्या है सर? ऑप्शन देखते हैं। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। महंगा है कारण, महंगा कारण कोई इशू नहीं है। आपका टीन की अपेक्षा जिंक का गलना का सर गल जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। यदि जिंक का लगा देंगे तो क्या रिएक्शन कर लेगा, और जो आपको खाने वाला सामान है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, ये आपका ऑप्शन गलत है। देख लीजिए, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। यदि टीन ज्यादा रिएक्शन करता है, रिएक्शन कर लेता। टीन यदि ज्यादा रिएक्टिव रहता है जिंक की अपेक्षा, तो हम जो टीन का लगा रहे हैं तो टीन रिएक्शन कर लेता।
इसका मतलब सर ऑप्शन सी आपका सही है। इसीलिए जो हम लोग का जो जो जितने भी फूड कंटेनर्स होते हैं, जितने भी फूड कंटेनर्स होते हैं, वो किसका कोटिंग रहता है? वो आपका टीन का कोटिंग रहता है। किसका कोटिंग रहता है? टीन का। इस तरह हम लोगों ने आपके साथ 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अब हम लोग इसके बाद का जो अगला स्लाइड लाएंगे, ये आपका जो बाकी बचे हुए मेटल एंड नॉन मेटल्स पे क्वेश्चन रहेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन है। हालांकि अभी इस जो हम लोग मेटल नॉन मेटल में क्या है कि आप लोगों को एक लगातार सीरीज में नहीं मिला, इस तरह धीरे 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 बढ़ते हैं। इसके आगे के चैप्टर में हो सकता है कि आपको एकदम एक क्रम में मिले, आपको पढ़ने में और ज़्यादा मजा आए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितना इंटरेस्टिंग इस जो आपका स्लाइड्स है वो आपको बना पाएँ, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। बस आप लोग हम लोगों को ढेर सारा प्यार देते रहें। आप लोगों से फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो पे लेकर। आप लोग दुर्गा पूजा मस्त एंजॉय कीजिए। आप लोग याद रखिए, थोड़ा भीड़ भाड़ इलाकों में थोड़ा जाने में थोड़ा सा आप सतर्कता बरतिएगा कि भीड़ भाड़ इलाके में क्या होता है, थोड़ा चोरी उरी वगैरह या फिर बच्चा गुम हो जाने का या आपका मोबाइल चोरी हो जाने का बहुत सारा इशूज़ रहता है। कृपया आप सतर्क रहें भीड़ में जाएँ तो। और अभी थोड़ा बारिश का थोड़ा मौसम होने के कारण थोड़ा दुर्गा पूजा में थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन जाइए मेला में एंजॉय कीजिए। और माता दुर्गा जी का आरती में आप लोग ज़रूर भाग लीजिए और आराधना कीजिए, कि ताकि हम लोग मेहनत भी करें और हम लोग थोड़ा सा आस्था भी हम लोग के अंदर होनी चाहिए, कि ताकि हम लोग को सक्सेस जो है भगवान भी हम लोगों पे, क्योंकि कोई भी चीज़ के होने के लिए आपको किस्मत की भी आवश्यकता होती है। अभी के टाइम में सिर्फ मेहनत में कहा जाता है कि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन किस्मत की भी कहीं ना कहीं, लक का जो है ना एक वर्ड है, जहाँ कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप जरूर जाइए भगवान की आराधना में। आप लोगों से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।